यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के बाद अब पांचवें चरण पर जोर है। बीजेपी 300 प्लस का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वे तूफानी दौरे कर जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। बीजेपी जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जा रही है और 5 साल के विकास को कैसे भुना रही है, जनतंत्र टीवी की टीम ने इसकी पड़ताल की। जनतंत्र टीवी संवाददाता अवनीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के प्रचार में पूरा एक दिन बिताया, तो आइए आपको भी ले चलते हैं इस चुनावी यात्रा में। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और दौरा करने के साथ ही जो सियासी जमीन है उसको और मजबूत कर रहे हैं, ताकि 300 प्लस का जो नारा दिया गया है उस नारे के साथ जब 10 मार्च को रुझान आए तो साफ तस्वीर दिखाई देने लगे। तो दिनेश शर्मा जी के साथ आज हम दिन भर रहेंगे, उनके साथ चुनावी चर्चा भी करेंगे और तमाम मुद्दों पे बातें भी होंगी। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पे भी बातचीत होगी। तो इसके लिए साफ है कि जनतंत्र टीवी देखिए और जनतंत्र टीवी पे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ पे मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी ये बयां करेगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लोगों का भरोसा जीतते हुए नजर आ रही है। 23 फरवरी को लखनऊ समेत 9 जिलों में मतदान हुआ। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी अपनी पत्नी के साथ लखनऊ में मतदान किया। मतदान के बाद उप मुख्यमंत्री संत कबीर नगर चुनाव सभा के लिए निकल पड़े। इस बीच साथ में जनतंत्र टीवी की टीम भी उनके साथ रही और उनसे चुनावी चर्चा की। उप मुख्यमंत्री का दावा है कि बीजेपी ने जितना विकास किया उतना सपा और बसपा की सरकारों ने नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जता रही है और बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतकर आ रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव चौथे चरण तक पहुंच चुका है। 5वां, 6वां और 7वें चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से मुहिम तेज कर दी है, ताकि जनता का भरोसा ज्यादा से ज्यादा जीता जा सके। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, उनसे हम बात करेंगे। उन्होंने वोट भी दिया लखनऊ में और वोट देने के साथ ही अब जो कमल का फूल है उसको लेकर बातचीत की और सुनिश्चित किया कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर लोगों का भरोसा जीते। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने वोट दिया, कितना प्रबलता से मानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लोग भरोसा दिखाएंगे कमल के फूल पे? देखिए, जो प्रथम चरण से प्रारंभ हुई थी विजय यात्रा भारतीय जनता पार्टी की, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण पे आके आज मैं समझता हूं कि जो आंधी है वो तूफान में बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो आंधी थी और आज मतों के में जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिख रहा है हमारे कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का अभूतपूर्व है और मैं समझता हूं कि जीत का अपना पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी स्वयं तोड़ेगी। क्या लगता है, तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? 5 साल का कार्यकाल रहा है। हर घर में मोदी जी और योगी जी पहुंचे हैं, उनके काम पहुंचे हैं और आज लोगों के दिलों में उनकी तस्वीर है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश की सरकार का आपस का समन्वय रहा है वो लोगों के लिए उदाहरण बना है। विकास की इस गंगा में उत्तर प्रदेश ने स्नान किया है। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। 17.4% का जो बेरोजगारी की दर थी 2017 में, वो आज 4.9% पे आ गई है। जो प्रति व्यक्ति आय 2017 में 48,250 रुपए थी, आज 94,850 रुपया हो गई है, यानी दुगनी की तरफ हम बढ़े हैं। जो 2 लाख करोड़ का बजट था, आज 6 लाख करोड़ का व्यवस्था का बजट बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश की है वो 9वें नंबर पे थी 2017 में जब हम लोग सरकार में आए थे। आज ये अर्थव्यवस्था के मामले में आज वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। हमारा प्रयत्न है कि हम इसको सर्वोच्च स्थान पर ले जाएं। पूंजी निवेश का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश बना है। 4,68,000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे हमारे इन्वेस्टर्स मीट में। आज 3 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, 3 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव हैं वो जमीनी धरातल पर हैं और विकास का जिस द्रुतगामी गति से हो रहा है कि आज सबसे बड़ा डाटा सेंटर भारतवर्ष का, क्या एशिया का कहें, तो वो आज
उत्तर प्रदेश में नोएडा में लग गया है। अन्य 2 डाटा सेंटर के और प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। आज 2-3 मेडिकल कॉलेज वाला उत्तर प्रदेश में आज 32 के आसपास मेडिकल कॉलेज लग गए हैं। जो 15 सालों में 48 माध्यमिक विद्यालय बने थे पिछली सरकार में, आज 250 माध्यमिक विद्यालय इस सरकार में बने हैं। 78 डिग्री कॉलेज इस सरकार में बने हैं। 12 जो विश्वविद्यालय हैं उनकी क्रियाविधि पूरी हुई है निर्माण की। तो ये एक ऐसा वातावरण है कि 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 6-6 आप अगर देखो तो मेट्रो का संचालन अपनी गति पर है। घनी बस्ती के बीच चलना मुश्किल था। आपकी गाड़ी की गति इस समय जो आप कार में चल रहे हो 40 से ऊपर की रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो विकास की धारणाएं जगह जगह बही हैं, इनकी कल्पना 5 वर्ष पहले कोई उत्तर प्रदेश का निवासी या लखनऊ का निवासी नहीं करता था। आज हम इस सारी गति को विकास की गति को आगे बीजेपी ने बढ़ाया है, तो निश्चित रूप में इसका प्रतिफल भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वैक्सीनेशन का मुफ्त होना, जो दवाएं हैं वो मुफ्त में मेडिकल किट्स को वितरण करना, चाहे जो सरकारी अस्पताल हैं और चाहे सरकारी अस्पताल के अलावा भी अगर कोई इलाज का बड़ी बीमारी का जरूरत पड़ता है तो 5 लाख का आयुष्मान भारत का कार्ड रक्षा कवच के रूप में आया है। आज हर तरफ बदलाव की लहर है विकास के क्षेत्र में, और मैं कह सकता हूं कि पहले बिजली, सड़क, शिक्षा, पानी ये सारे मुद्दे हुआ करते थे, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दे हुआ करते थे। इन चुनाव में सभी जगह वो काम किया है। हर गांव में आज मुफ्त में बिजली पहुंची उज्ज्वला योजना के माध्यम से। हर गांव में आज गैस का कनेक्शन पहुंचा है। आज हर गांव में शौचालयों का निर्माण हुआ है। आज हर गांव में प्रधानमंत्री और शहर में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास बनकर तैयार हुए हैं लोगों को देने के लिए। आज हर घर की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र जो प्यासा रहता था पानी के लिए, अब भारत की बहुत बड़ी योजना यानी 44,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा प्रोजेक्ट, नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट है, वो भी उत्तर प्रदेश में आज स्वीकृत हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि जो विकास की गंगा है, जहां पर अपराध, संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद और दंगावाद का बाहुल्य था पिछली सरकारों में 2017 से पहले, आज विकासवाद की धार है। डिफेंस कॉरिडोर लग रहा है, जहां तमंचे और कट्टा की अवैध फैक्ट्रियां पकड़ी जाती थीं दंगों को कराने के लिए, उस उत्तर प्रदेश में आज डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, यानी ऑटोमेटिक राइफल बनेगी। आज यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी और आयुध का बहुत बड़ा क्षेत्र बनकर उत्तर प्रदेश उभर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास है। महिलाओं के सम्मान के लिए मिशन शक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। जो नियुक्तियां हैं उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। जो प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं वो भी महिलाओं के नाम पर, अधिकांशतः महिलाओं के नाम पर दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार 4.5 लाख सरकारी, और पता चला कि 3.5 लाख संविदा के, और 1,61,00,000 अप्रत्यक्ष रूप में निजी क्षेत्रों की नौकरियां मिली, और कई करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रोजगार देने वाला, ये नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश का शासन रहा है, जिसने आर्थिक समृद्धि में को बढ़ाया है। इसलिए जो विपक्ष है वो हताश और निराश है। दूसरे नंबर के लिए उनमें संघर्ष है, और मैं समझता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस और MIM ये चारों दूसरे नंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे है, इसका किसी से मुकाबला नहीं है। ये चारों दल मिलकर भी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेंगे। बीजेपी 50% से अधिक मतों को प्राप्त करके इसका 300 का आंकड़ा पूरा करेगी। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे पर रहे हैं। पहला चरण देखा गया, दूसरा चरण देखा गया, तीसरा चरण देखा गया। विपक्ष लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे, कह रहे हैं उनकी सीटें कम हो रही हैं। लेकिन आपका क्या अनुमान कहता है, क्योंकि आप स्टार प्रचारक भी हैं, लगातार लोगों का भरोसा भी जीतते चले आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है और तृतीय चरण इधर का है, ये विपक्ष के लिए निराशावादी समाचार लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की विजय का परचम इस खूबसूरती से लहराएगा, इसकी कल्पना स्वयं बीजेपी ने भी नहीं करी थी कि इतनी प्रचंड जीत की तरफ वो अग्रसरित कराएगा वो प्रदेश, जिसके लिए विपक्ष बड़े झूठे और वादे कर रहा था।
और वो जो एक माहौल बना है प्रथम और द्वितीय चरण का, वो पूरे प्रदेश में बना है और बीजेपी बड़ी तेजी के साथ में अपनी विजय यात्रा को पार कर रही है। आप स्टार प्रचारक हैं, परिवार का काफी सहयोग चाहिए होता है जब आप दिन रात लोगों के लिए काम करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, पार्टी को और मजबूत करते हैं, तो उसमें किस तरीके परिवार का सहयोग मिल रहा है? नहीं, हम लोग अभी व्यक्तिगत जो रहते हैं, मेरी श्रीमती जी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो विश्वविद्यालय में, और मैं भी विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। जब से मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों का घर में कोई राजनीति नहीं हुआ करती। पारिवारिक क्षेत्र में केवल शैक्षिक विषयों को, पारिवारिक विषयों को ही हम लोग करते हैं। राजनीति कार्यालय तक सीमित होती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा संत कबीर नगर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। साथ में जनतंत्र टीवी की टीम भी मौजूद थी और अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर उनसे सवाल किए। जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर चर्चा के बीच उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 चरणों में चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। 10 मार्च को विपक्षी दलों के दफ्तरों पर भूत नाचेंगे और जनता बीजेपी की जीत की होली मनाएगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा चूंकि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। उनके साथ हम इस समय हेलीकॉप्टर में हैं और संत कबीर नगर जा रहे हैं, जहां पे ये एक सभा को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताएंगे। 4 चरण हो चुका है, 3 चरण बाकी है, 300 का लक्ष्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक, या यूं कहें कि पन्ना प्रमुख तक हमारे बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले ही घर घर पहुंच के पर्चियों का वितरण कर देते हैं और अपना जनसंपर्क करके जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोगों को स्वतः से बूथों पर पहुंचाने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे मतदान के चरण बढ़ते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो अंतर है वो और अधिक आगे होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पिछले जो लोकसभा चुनाव का अगर आंकड़ा हम देखें तो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार भी तमाम जाति का और संप्रदाय का वो किया था, लेकिन वो अंततोगत्वा बहुजन समाज पार्टी से भी पीछे थी, तीसरे नंबर पे थी। इस बार भी सपा, बसपा और MIM में खासतौर से पहले, दूसरे, तीसरे के लिए संघर्ष है। कौन दूसरे पे होगा, कौन तीसरे पे होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन बीजेपी का जो स्थान है वो प्रथम स्थान पर है और मैं समझता हूं कि चौथे चरण के बाद 200 का आंकड़ा हम पार करेंगे। अखिलेश यादव लगातार जीत को लेकर आश्वस्त है, कह रहे हैं कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, अब चौथा चरण, उसमें समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, लोग भरोसा जता रहे हैं। अब सपने में दिख रहा हो तो मैं नहीं जान सकता हूं, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रहा है। स्वप्न लोक में हो सकता है बढ़ता हुआ दिख रहा हो किसी को, लेकिन अगर धरती लोक पर आएंगे और मतदान केंद्रों का कोई सर्वेक्षण करेगा, गांवों में लोगों से जाके, शहरों में जाके पूछेगा, तो साफ पता चलेगा कि जो लहर थी भारतीय जनता पार्टी की वो सुनामी बन गई है। जो आंधी था वो तूफान बनता हुआ आगे चल रहा है और इस तूफान में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने की स्थिति में है। मायावती ने भी आज वोट दिया है, वो साफ कह रही है कि 2017 में जिस तरीके से सर्व समाज का नारा दिया का भरोसा जताया था, 2022 में भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो सफलता हासिल करेंगे? नहीं, देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में क्या कहूँ। मुझको लगता है कि उनका कड़ा संघर्ष समाजवादी पार्टी और MIM के बीच में है, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के लिए, और वो उसका संघर्ष कर रहे हैं। अपना बात कहने का अधिकार है, लेकिन जनता भी पूछ रही है कि कोरोना का संक्रमण काल था पिछले पौने 2 वर्ष में, उस समय सपा कहाँ थी, बसपा कहाँ थी, कांग्रेस कहाँ थी? सब अपने घर पे थे ना। एक चुनाव क्षेत्रों में भी अपने अपने जो चुन के अगर आए थे प्रतिनिधि विपक्षी पार्टियों के, तो अपने चुनाव क्षेत्रों में भी नहीं गए थे। इसलिए अब जनता के बीच में जाने पर जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। आजकल भूतों की बड़ी चर्चा हो रही है कि किसके बूथ पे कौन भूत नाचेगा। देखिए, जो वर्तमान विधायक चुनाव लड़ रहे हैं
वर्तमान जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं सपा बसपा या कांग्रेस के या एमआईएम के, एमआईएम की तो कोई है भी नहीं, तो मुझको लगता है कि 10 तारीख को वो भूत हो जाएंगे, भूतपूर्व। और भूत हो जाने के बाद निश्चित रूप में 10 मार्च को उनका विलाप या उनका क्रंदन वो दिखाई पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो है इस मार्च महीने में 2 होली होंगी, एक 10 मार्च को जीत की होली होगी और दूसरी हमारी परंपरागत तरीके से जो मनाई जाने वाली होली का पर्व है वो होगा। करीब 40 मिनट हवाई सफर और चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा पहुंचे, जहां हवाई पट्टी पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हवाई पट्टी से काफिले के साथ उप मुख्यमंत्री चुनावी सभा में पहुंचे और बीजेपी की नीतियों का बखान किया। उप मुख्यमंत्री की चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे और उनका अभिवादन किया। यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, अपराधियों पर लगाम और विकास की बात की। मैं आया था 1 महीने पहले और 1 महीने पहले जो जोरदार सभा हो रही कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कमल को अंकुरित करने वाले अंकुर में है, तो ऐसे अंकुर पिछले जय की पराजय के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति आज भाजपा में हो गई है। तो सबके हम बीजेपी की जीत होगी, योगी जी का सपना पूरा होगा, मोदी जी का सपना पूरा होगा। संत कबीर नगर में करीब 2 घंटे चुनावी सभा के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ के लिए रवाना हुए। वहां से लौटते समय कुछ मुद्दों पर फिर से जनतंत्र टीवी की टीम ने उनसे सवाल किए और पूर्वांचल के माहौल को भापा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। इन्होंने संत कबीर नगर में एक सभा की और इस सभा में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को रखा, वहीं विपक्ष को ललकारने का भी काम किया है। तो पूरी जो नजर होगी वो पूर्वांचल पे होगी, पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा, उन्हीं से हम जानते हैं। आज आपने संत कबीर नगर में जनसभा की, कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की, आपने माफियाओं को लेकर बातचीत की। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास कार्य जिस प्रकार से हुए हैं उनकी पहुंच निचले स्तर तक हुई है। आज करोड़ों की संख्या में लोग लाभार्थी यहाँ पर हैं। किसी को हर घर नल का लाभ मिला है, किसी को शौचालय का लाभ मिला है, किसी को जनधन खाते में आई मुआवजा की राशि का मिला है, किसी को सम्मान निधि का मिला है, तो कहीं बिजली का कनेक्शन हुआ है, तो कहीं हर घर में गैस का कनेक्शन का लाभ मिला है या प्रधानमंत्री आवास मिले। लेकिन इन सारी चीजों के साथ साथ जो सबसे बड़ी राहत लोगों के लिए है वो कानून व्यवस्था है। आज का वातावरण नहीं है कि कुछ प्रदेश के ऐसे इलाके थे, चाहे वो पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो, शाम को 6 बजे के बाद घर की महिलाओं को जो है घर में कैद होना पड़ता था। आज वो स्थिति नहीं है। आज डर जनता में नहीं, डर माफियाओं में है। पहले डर जनता में होता था और डर पुलिस में होता था। आज पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर सकती है और जनता के प्रति जवाबदेही है। ये बदलाव आया है कि जो बड़े बड़े पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे लोग, वो आज धराशायी है। तो एक मुद्दा ये भी रहा है कि विकास के साथ साथ कानून विकास जो है तभी होगा जब कानून व्यवस्था ठीक होगी, तभी विकास की गति भी तेज होगी। अगर बात करें तो जातिगत समीकरणों की, तो उधर ओम प्रकाश राजभर मोर्चा खोल के बैठे हुए हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं। अब मैं बहुत बड़ा तो बात नहीं कहूँगा, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के नाम आप गिना रहे हैं और व्यक्तिगत रूप में सभी का सम्मान है, लेकिन जितने भी आप नाम गिना रहे हैं, कोई चुनाव में दोबारा विधानसभा नहीं आने वाला, क्योंकि जनता बीजेपी के कामों के कारण लोगों को जान रही है। बीजेपी का जो विकास का मुद्दा है वो पसंद कर रही है, वो विघटन का मुद्दा नहीं पसंद कर रही, वो धोखे का मुद्दा नहीं पसंद कर रही। वो 5 साल तक साथ में रहने के बाद और
आकस्मिक रूप में अपने विचारों को बदलने वाला संदर्भ नहीं पसंद कर रही। निश्चित रूप में बीजेपी के पक्ष में मतदान होगा और बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर आगे आएगी। ये माना जाए 10 मार्च को होली एक बार खेली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप में बीजेपी जीतेगी और अब पिछले के रिकॉर्ड तोड़कर जीतेगी। अखिलेश यादव लगातार प्रचार करने वाले हैं, खासतौर पे जो मुख्तार अंसारी का परिवार है उसके पक्ष में। मऊ सदर सीट से देखा जाए तो उनके बेटों को ओम प्रकाश राजभर ने टिकट भी दिया हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी स्वयं या अपने सहयोगियों के माध्यम से जो अपराध जगत में जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति दिखाती आई है शुरू से, और अब की भी वो यही काम कर रहे हैं। मुझको लगता है कि चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन अपराध से मुक्त उत्तर प्रदेश कब होगा, ये जनता प्रश्न पूछती है और उसका उत्तर भी जनता स्वयं देती है। ये केवल योगी जी के शासन में माफिया जीरो टॉलरेंस हो सकता है। एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं प्रभावी बन पा रही है? अभी तो दूसरे के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई पड़ रही, दूसरा स्थान के लिए। कहीं MIM उससे ज्यादा ना पा जाए, कहीं BSP उससे ज्यादा ना पाए, इस डर से वो चुनाव प्रचार में उसकी छटपटाहट है। बीजेपी से कोसों दूर है। नंबर 1 का कोई मुकाबला उत्तर प्रदेश में नहीं है। दूसरे तीसरे चौथे नंबर के लिए सपा, बसपा और MIM चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का संकल्प पत्र आया था, अगले 5 साल अगर जनता भाजपा को देती है तो संकल्प पत्र का कितना काम हो जाएगा, और जो 5 साल दिया था उसका कितना? जो पिछला संकल्प पत्र था उसमें जितनी बातें कही गई थी उसको हमने पूरा किया, और जो संकल्प पत्र में नहीं कहा था वो भी हमने पूरा किया। जैसे हमने जेवर एयरपोर्ट नहीं कहा था, हमने जेवर एयरपोर्ट बनाया। हमने 5 एक्सप्रेसवे नहीं कहते, 5 एक्सप्रेसवे बनाए। हमने 6 मेट्रो चलाएंगे नहीं कहा था, 6 मेट्रो करें। एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर लगाएंगे, हमने नहीं कहा था, लगाया। हमने ये नहीं कहा था डिफेंस कॉरिडोर हम बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, हमने बनाया। हमने नहीं कहा था 6 IT पार्क लगाएंगे, 6 IT पार्क लगाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमने नहीं कहा था 250 विद्यालय माध्यमिक के बना लेंगे, हमने 250 विद्यालय बनाए। जो पिछली सरकार ने 15 साल में 48 बनाए, हमने 250 बनाए। हमने 78 डिग्री कॉलेज बनाए। हमने 10 विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया था, हमने 12 विश्वविद्यालय का क्रियाविधि को पूरा किया है। तो जो संकल्प किया वो तो 100% किया, बल्कि जो संकल्प नहीं किया वो भी काम हमने किया है। विपक्ष कह रहा है कि गाय एक बड़ा मुद्दा है, उसके लिए भी विपक्ष ने कभी कोई काम नहीं किया। पहली बार हम आए, हर जिले में गौशालाओं के लिए पैसा निर्गत करने का काम, कई जगहों पर तो गौशालाएं बन भी गई हैं। ये बीजेपी ने किया। गोवंश के भोजन के लिए अलग गोपालकों को अलग राशि अनुदान के रूप में दी जा रही, वो काम अलग कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में केवल गोवंश के संरक्षण, किसानों से उनका बचाव के जो उपाय हैं वो बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में है, बाकी कहीं नहीं है। साफ है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उस पर जनता भरोसा दिखा रही है, और इसी लक्ष्य के साथ वो 300+ का नारा दे चुके हैं, और उनको उम्मीद है कि 10 मार्च को 300+ के साथ वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे। संत कबीर नगर से हेलीकॉप्टर से 40 मिनट की दूरी तय करके उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अब लखनऊ पहुंच चुके हैं, और चौथे चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ इसकी जानकारी उन्होंने ली, और जनतंत्र टीवी के जरिए अगले चरण में लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। अपने दिन भर चुनावी सफर के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा लखनऊ पहुंचे हुए हैं। संत कबीर नगर में इन्होंने जनसभा भी की। आज मतदान भी हो रहा है, चौथे चरण का मतदान हो चुका है, और तमाम जो राजनीतिक हलचल है वो तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब चुनाव अवध से पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ से सीधे ये आवास पर जाएंगे, और साफ है कि लोगों से इन्होंने मतदान करने की भी अपील की, और इसी के साथ ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्रबलता के साथ चुनाव लड़ रही है, और इसमें जो है जितने भी शीर्ष नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा भी हैं। वोट के लिए लोगों को जागरूक कैसे किया जाए, उनके लिए क्या अपील करेंगे? नहीं, देखिए, तो जागरूकता सभी सामाजिक संस्थाएं, जिला प्रशासन करते हैं, और एक नैतिक दायित्व भी है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके 5 साल के लिए कोई जो शासन दे सके, सुशासन दे सके, उसके लिए हम लोगों को चुनते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगले भी कई चरण बाकी हैं, और उनमें भारी मतदान हो और जनता बढ़कर उसमें शामिल हो।
मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का वातावरण आज पूरी तरीके से सुशासन के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जितना भी अधिक मतदान हो इस राष्ट्र की सेवा के लिए उतना अच्छा है। तो साफ है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा लगातार चुनावी अभियान में दिन रात जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों को भी मजबूत कर रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष यहाँ पे कहीं नहीं है, उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से तो है, लेकिन शीर्ष पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। कैमरामैन शैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।